नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 21 मई 2021 से मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री रीजनिंग का कोर्स लेके आने वाला हूं। तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। हर रोज़ मैं ये वीडियो 2 बजे अपलोड करूँगा। आपने 2 बजे इस वीडियो को देख लेना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आज जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो एचपी पुलिस कांस्टेबल है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रीजनिंग का, मैं वही सबसे पहले करवाने वाला हूं, जो कि पज़ल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसे पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। हर साल ये 5 नंबर का ही आता है। पिछली बार यहाँ पर लगभग जो क्वेश्चन पूछा गया था मिलता जुलता था फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट से, क्योंकि उसमें कुछ जो टर्म एंड कंडीशन थी वो फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट से मिलती जुलती है। तो ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का होता है। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा पेपर की तैयारी कर रहे हो जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सबसे पहली चीज़, आज बेसिक क्लास है, आपको पता होना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कुछ कंडीशन दी जाती है, उसके हिसाब से आपको व्यक्तियों को या किसी अन्य चीज़ को बैठाना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि राम श्याम के बाएं बैठा है या फिर श्याम राम के दाएं बैठा है, इस तरह से। अब आपको पता होना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट तो पता लग गई कि बैठाने की कला है, दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने व्यक्ति बैठाने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 5 से 6 प्रकार की। पहला प्रकार पंक्ति बैठक व्यवस्था। तो पंक्ति बैठक व्यवस्था में क्या होता है, एक लाइन दी जाती है, स्ट्रेट लाइन। इसे स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट भी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन है, इसमें अपने व्यक्ति बैठाने होते हैं। आप ये ना समझे कि मैं कुछ और करवा रहा हूँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट के ही पार्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं कि जो पिछली बार पूछा गया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए। इसके कोई भी पार्ट्स 5-6 प्रकार में से कोई भी प्रकार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है। पहला मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट लाइन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। एक लाइन दी जाती है, क्वेश्चन में ही दिया जाता है कि व्यक्ति किस ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जाता है कि वे उत्तर की ओर देख रहे हैं, क्वेश्चन में ही कहा जाता है कि वे दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आपका लेफ्ट राइट डिसाइड होता है। तो ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट लाइन बेस्ड। एक होता है द्विपंक्ति। एक होता है आपका द्विपंक्ति। उसमें क्या होता है कि 2 लाइनें दी जाती है, कुछ जो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ये है पहला टाइप, जो कि आज की वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। अब आपको मैं उसका दूसरा टाइप बता देता हूँ। जो दूसरा प्रकार है सिटिंग अरेंजमेंट का या पज़ल का, वो है हमारा सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। एक वृत्त में हमें व्यक्तियों को बैठाना होता है। 6 से 8 व्यक्ति दिए जाते हैं। 8 से ज़्यादा व्यक्ति कभी नहीं दिए जाते, क्योंकि ये तब ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो 8 व्यक्ति दिए होंगे, तो अपने व्यक्ति कैसे बैठाने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बैठेगा जब आप सॉल्व करने लगोगे, पहला स्टेप होगा व्यक्ति कैसे बैठा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 8 इस तरह से बैठा देने हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आपका इस तरह से। आपने क्या करना है कि एक व्यक्ति यहाँ बिठाया तो एक बिल्कुल इसके अपोजिट, एक यहाँ तो एक इसके अपोजिट, एक यहाँ तो एक इसके अपोजिट, एक यहाँ तो एक इसके अपोजिट, बिल्कुल इस तरह से। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में 7 व्यक्ति भी दिए होते हैं, तब कैसे करोगे। तब आप या तो यहाँ से या तो यहाँ से किसी एक पॉइंट को कम लिखोगे। इसका फ़ायदा क्या होता है इस तरह से व्यक्ति बिठाने का, कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, सी के अपोजिट कौन बैठा है, सी के अपोजिट बी बैठा है। इस तरह से आप पता लगा पाओगे। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जो अगला प्रकार है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो है वर्गाकार बैठक व्यवस्था। आपके पास एक वर्ग दिया जाता है, इसमें अपने व्यक्ति बैठाने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप बैठा सकते हो इस तरह से, बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट की तरह, जो कि सर्कल बेस्ड है। यहाँ पर एक नई कंडीशन जुड़ती है, वो है डायगनली अपोजिट। डायगनली अपोजिट क्या होता है, इस तरह से ये कहलाता है आपका डायगनली अपोजिट। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता जाऊंगा। अभी आपने बस ये समझना है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ये बेसिक क्लास है, आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपका वर्गाकार। एक जो प्रकार है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो है आयताकार। एक आयत दी जाती है, इसमें अपने व्यक्ति बैठाने होते हैं। बिल्कुल ये भी वर्गाकार के बराबर है। यहाँ पर भी एक जो पोजीशन होगी वो डायगनली होती है, यहाँ को अपोजिट कहा जाता है। इस तरह से बैठाए जाते हैं व्यक्ति। अब बात करते हैं जो सबसे मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, वो है फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। कुछ फ्लोर दिए जाते हैं, आपने क्या करना है कि इस तरह के फ्लोर बनाने हैं आपने। जब आप फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपने इस तरह से बनाने हैं। जैसे जो पिछली बार
क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, वो फ्लोर बेस्ड से मिलता जुलता था। वो कैसे? क्योंकि देखिए आपके पास A B C D ये तो फिक्स थे, आपने बस इनकी चॉइस लिखनी थी। ये तो इसी तरह की बात हुई ना, फ्लोर भी तो हमारे फिक्स होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरह से हमें इन्हें सेट करना होता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, क्योंकि पिछली बार 2 पेपर हुए हैं, उसमें एक था चॉकलेट वेस्ट जो कि ABCD जिसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा था, एक था फ्लाइट वेस्ट। अरे भाई उसमें भी तो आपके टाइम फिक्स थे, आपका टाइम जो शुरू हो रहा था शायद वो 9:15 से शुरू हो रहा था, 9:15 या 9:40 से शुरू हो रहा था, इसी तरह से टाइम यहाँ से 11:30 तक था। तो ये भी तो एक फ्लोर वेस्ट टाइप का ही ये क्वेश्चन था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस की। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लाइंस पता नहीं है तो आप क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाओगे सीटिंग अरेंजमेंट के, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका जो 50% क्वेश्चन है यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं आपको बता देता हूँ। पहली लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया है A B के दाएं दूसरा बैठा है, दाएं दूसरा बैठा है। आगे कहा गया जो C के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पर ये लाइन मैंने लिखी, जब आप पेपर में जाओगे तो क्वेश्चन में इसी तरह की लाइन का यूज़ होता है। अब आप देखोगे यहाँ कहा गया है कि A B के दाएं दूसरा बैठा है, ये तो हमें समझ आ रहा है कि जो A है वो B के दाएं दूसरा बैठा है। आगे कहा गया है कि जो C के दाएं तीसरा बैठा है, जो C के दाएं तीसरा बैठा है। ये जो के रिस्पेक्ट में जो बात कही गई है, किसके रिस्पेक्ट में कही गई है, ये बात किससे संबंधित है? तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो से ठीक पहले जो व्यक्ति आया है ये उसके रिस्पेक्ट में कही गई है। जो से ठीक पहले कौन आया है? B। तो ये हमेशा B के रिस्पेक्ट में कही गई बात होती है। जो का मतलब है B C के दाएं तीसरा है, B C के दाएं तीसरा है। अगर यहाँ पर जो आए, जो शब्द का यूज़ हमेशा, जो शब्द की जो बात कही गई है वो हमेशा B के रिस्पेक्ट में कही गई है, ये मानकर चलना है आपने। जो की बात हमेशा ठीक पहले गए व्यक्ति के से संबंधित होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पंक्ति बेस्ड रीजनिंग बना लेता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ कहा गया है कि A B के दाएं तीसरा बैठा है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ कहा गया था कि A B के दाएं दूसरा बैठा है। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि इन दो में से पहले किसे बैठाएं, हमेशा कॉमे की बाद वाली वैल्यू पहले बैठाएं। तो यहाँ पर B है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, A B के दाएं दूसरा बैठा है। जो A है वो B के दाएं दूसरा बैठा है। दाएं का मतलब इस तरफ, पहला, दूसरा, दूसरा कौन बैठा है? A। आगे कहा गया है जो C के दाएं तीसरा बैठा है, मतलब B। जो का मतलब यहाँ पर B है, B C के दाएं तीसरा बैठा है। दाएं तीसरे का मतलब है C मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर C बैठा है। तो ये मतलब होता है जो का। जो का मतलब ठीक पहले आने वाले व्यक्ति के संबंध में कही गई बात से संबंधित रखता है। ये आप समझ गए होंगे कि जो हमेशा अपने से आने वाले ठीक पहले व्यक्ति के संबंध से संबंधित होता है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे A B के बाएं दूसरा है और D के दाएं तीसरा है। अब यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन पता लग चुका होगा कि ये किसके रेस्पेक्ट में कही गई है। A B के बाएं दूसरा है, लेकिन ये बात अब किसके लिए कही गई है? और D के दाएं तीसरा है। मैंने कहा था अगर जो आएगा तो वो हमेशा जो से ठीक पहले आने वाले व्यक्ति के संबंध में से संबंधित होता है। लेकिन अगर आपके पास और आए, और हमेशा सबसे पहले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में कही गई बात होती है। और हमेशा सबसे पहले आने वाले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में कही गई बात होती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पंक्ति ले लेते हैं कि B के बाएं दूसरा है, B यहाँ पर है और ये उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। इसके बाएं दूसरा मतलब पहला, दूसरा, A यहाँ पर है। यहाँ कहा गया है कि और D के दाएं तीसरा है। यहाँ पर और का मतलब A से है। ये बात A के रेस्पेक्ट में कही गई है। और हमेशा सबसे पहले व्यक्ति से संबंध रखता है, और जो हमेशा अपने से आने वाले ठीक पहले व्यक्ति से संबंध रखता है। तो यहाँ पर
ए डी के दाएं तीसरा है, तो दाएं तीसरा मान लीजिए डी आपका यहाँ पर है, तो दाएं तीसरा कौन होगा? ए, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर ए, क्योंकि ये इसका दाहिना हिस्सा है। ये बात आप समझ गए होंगे, ये वो इम्पोर्टेंट लाइन थी, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन घूमता है। आपको पता लग गया होगा कि अगर बात कही गई है ए और ए बी के बाएं दूसरा है और शब्द आया होगा तो वो हमेशा ए से संबंध रखेगा, सबसे पहले आने वाले व्यक्ति से संबंध रखेगा। अगर इसके स्थान पर जो आए तो वो हमेशा अपने से आने वाले ठीक पहले व्यक्ति से संबंध रखेगा। और की जगह अगर यहाँ पर तथा, किंतु, परंतु कोई भी शब्द आए, ये हमेशा ठीक सबसे पहले वाले व्यक्ति से संबंध रखता है। ये वाली लाइन हमेशा ठीक पहले वाले व्यक्ति से के रेस्पेक्ट में कही गई होगी। और अगर इसके स्थान पर, इन सभी के स्थान पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसे इंग्लिश में हु कहा जाता है, तो ये हमेशा बी के रेस्पेक्ट में कही गई बात होगी। जो ठीक, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर अगर जो आता तो बी ठीक पहले है व्यक्ति जो इसके संबंध से, जो इससे संबंध रखता है, तो ये हमेशा बी के रेस्पेक्ट में कही गई बात होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है, जैसे मैं आपको पता है आज मैं आपको लाइन वेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट करवाऊँगा। ये पहला प्रकार है पजल का। धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए बी सी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह कर कर बैठे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सीधी पंक्ति है, एक सीधी पंक्ति है, व्यक्ति आप देख सकते हो यहाँ कहा गया है कि उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि उत्तर दिशा की ओर नहीं देख रहे, अगर यहाँ पर दिशा ही नहीं दी होती तो आप कौन सी दिशा मानकर चलोगे? तो हमेशा उत्तर दिशा मानकर चलना है। अगर क्वेश्चन में दिशा दी गई है, जैसे यहाँ पर बताया गया है उत्तर है, तो ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर बताया होता दक्षिण, तो ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अगर दिशा ही नहीं दी गई है तो हमेशा उत्तर ही मानकर चलना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सी जेड के दाईं ओर तीसरा है। मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि इन दो में से पहले किसे लिखें, तो कॉमे के बाद वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखें। तो अभी हमें इनके जगह का नहीं पता, तो यहाँ पर जेड है, जेड के दाईं ओर तीसरा उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो दाईं ओर इसका ये हो गया और बाईं ओर इसका ये हो गया। तो यहाँ कहा गया है कि सी जेड के दाईं ओर तीसरा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर हमारा सी आएगा, यहाँ पर सी आएगा। आगे कहा गया है तथा बी सी के दाईं ओर दूसरा है। जो बी है वो सी के दाईं ओर दूसरा है। दाईं ओर मतलब इसका दाईं ओर भी इसी तरफ होगा। दाईं ओर दूसरा होगा पहला, दूसरा, यहाँ पर हमारा बी आएगा। आगे कहा गया है एक्स ए के दाईं ओर अगला है। जो एक्स है वो ए के दाईं ओर अगला है। अगर मान लीजिए ए हमारा यहाँ पर है, तो जो एक्स है वो ए के दाईं ओर अगला है, तो अगला हमारा यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो बचता अब एक व्यक्ति है, तो वो है वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने किया, मैंने ए को यहाँ ही क्यों माना, मैं यहाँ क्यों नहीं माना? क्वेश्चन में ही कहा गया है कि एक्स ए के दाईं ओर अगला है, मतलब जहाँ पर हमारा ए होगा उसके तुरंत आगे एक्स होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ही जगह बची थी, तो मैंने यहाँ पर इसे माना। तो यहाँ पे मैंने ए माना, यहाँ पर एक्स आया। एक जगह बचती है वाई की, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो हमारे पास दिए थे 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित व्यक्तियों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के ठीक मध्य में है? मध्य में कौन है? एक्स और सी। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इजी नहीं होता, ये मैं आपको बेसिक लेवल का करवा रहा हूँ। जैसे धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊँगा, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको काफ़ी आसान लगने वाले होंगे ये क्वेश्चन। और इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इनकी बेसिक टिप्स हो सकती है, कुछ टिप्स होती है, इनकी शॉर्ट ट्रिक इनकी नहीं होती। इन्हें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी, क्यू, आर, एस, टी, वी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुँह कर सीधी रेखा में बैठे हैं।
एक सीधी रेखा में बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह कर कर, उत्तर दिशा की ओर। यहाँ कहा गया है कि पी वी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है। जो पी है वो वी के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, आपको पता होगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो हमेशा कॉमे के बाद वाली वैल्यू बिठाएं। कॉमे के बाद हमारे पास बी है, तो वी के बाएं चौथा, बाएं हमारा इस तरफ को होगा, बाएं चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर हमारा पी बैठा है। रेखा के अंतिम छोर पर ना तो पी बैठा है और ना ही वी बैठा है। मतलब जो छोर है यहाँ पर ना तो हमारा पी बैठा है और ना ही वी बैठा है। इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ आएगा और वी के यहाँ साइड में भी एक व्यक्ति आएगा, क्योंकि ये छोर में नहीं बैठे। आगे कहा गया है कि डब्ल्यू एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू एस के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एस जहाँ कहीं बैठा है उसके दाएं तीसरे स्थान पर हमारा डब्ल्यू बैठा है। तो आप देख सकते हो आगे कहा गया है कि डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा। जो डब्ल्यू है वो वी के बगल में नहीं बैठा, मतलब डब्ल्यू हमारा यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास जगह कौन कौन सी बचती है? हमारे पास जगह बचती है एक तो ये वाली, यहाँ तो पी पहले ही बैठ चुका है, तो ये हमारे पास एकमात्र जगह बचती है। एस हमारा यहाँ आएगा और एस से दाएं तीसरे को, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू बैठा है, तो यहाँ डब्ल्यू आएगा। आगे कहा गया है आर डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा। आर ना तो यहाँ आएगा, आर ना तो यहाँ आएगा, तो एक जगह बचती है आर के लिए, तो वो बचती है यहाँ पर। अब हमारे पास कहा गया है कि जो टी है पी के बगल में नहीं बैठा। टी यहाँ पर नहीं बैठेगा, एक जगह बची है केवल टी के लिए, वो ये है। जब टी पी के बगल में नहीं बैठेगा तो टी यहाँ पर बैठेगा, और ये जगह बचती है यहाँ पर एक व्यक्ति हमारा नहीं बैठा, वो है क्यू। तो ये क्यू के लिए बच गई थी जगह। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम से बिठाया जाए तो बैठने के मूल स्थानों की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कहने की बात है, इसे लिखेंगे बाएं से दाएं की ओर, और जो इनका सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट का, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम इन्हें सीक्वेंस में बिठाएंगे, जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही स्थान पर अभी भी बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टी अभी भी अपने उसी स्थान पर बैठा है, ये इसका स्थान अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यू के संबंध में वी का स्थान कौन सा है। डब्ल्यू के संबंध में वी का स्थान कौन सा है? ये हमारे पास डब्ल्यू है, ये हमारे पास वी है, तो ये बैठा है दाहिने दूसरे स्थान पर भी, ये हमारा दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाएं को दूसरा, ये हो जाता है हमारा आंसर ठीक, दाएं को दूसरा। तो अब एक और क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर कहा गया है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स और वाई उत्तर की ओर मुँह कर एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। पी वी के बाएं से चौथे स्थान पर है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। यहाँ पर कहा गया है कि ये उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, और जो हमारा पी है वो वी से बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पी हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ कहा गया है कि वी की स्थिति या तो पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें स्थान पर है या पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। पहला कहा गया है कि जो वी की स्थिति है पंक्ति के बाईं ओर से, वो कहता है पंक्ति के बाईं ओर से छठे स्थान पर है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने बताई है वो कहा गया है कि वे पंक्ति के दाएं सिरे से चौथी ओर है, मतलब दाएं सिरे से चौथी ओर है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। पहली कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब एक व्यक्ति यहाँ और आएगा। तो इस तरफ से हमारा बन चुका है, बाईं ओर से छठे स्थान पर है वी हमारा, बाईं ओर से छठे स्थान पर हमारा वी है। इस वाली पॉसिबिलिटीज़ के अनुसार ये कंडीशन बन रही है। जो अब ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है, ये कहता है कि जो वी है वो पंक्ति के दाएं सिरे से चौथा है,
तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं कुल? 2 2 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। 8 जगह बना लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके अनुसार चौथी जगह पर है, तो इसके अनुसार 1 2 3 4, तो यहाँ पर V आएगा। और V के बाईं ओर चौथे स्थान पर P है। तो 1 2 3 4, तो P हमारा यहाँ पर आएगा। ये बन चुकी हमारी पहली पॉसिबिलिटी, और ये है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी। इसमें कहा गया है कि ये बाएं दिशा की ओर चौथा है V। इसमें कहा गया था कि दाएं दिशा की ओर चौथा है V, और इसमें कहा गया है कि बाएं दिशा की ओर छठा है V। तो इसका मतलब 2 व्यक्ति बचते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। SR के दाएं तरफ दूसरा बैठा है। जहाँ पर S है, जो S है वो R के दाएं तरफ दूसरा बैठा है। अभी हमें पता नहीं है कि S हमारा यहाँ भी आ सकता है। जैसे जो R है, जो S है वो R के दाएं तरफ दूसरा बैठा है, तो यहाँ पर S आ सकता है। और R हमारा यहाँ भी आ सकता है, और S यहाँ भी आ सकता है। तो अभी हमें इसकी जगह का पता नहीं है, तो हमें ऐसे ही छोड़ेंगे। अगली लाइन पर देखते हैं। R V के बिल्कुल बगल में नहीं है। जो R है वो V के बगल में नहीं है, तो R हमारा यहाँ नहीं आएगा। तो R के लिए केवल अब एक जगह बचती है, ये वाली, क्योंकि R के दाएं दूसरे स्थान पर S बैठा है। दूसरे स्थान पर मतलब तब S हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब ऊपर वाली पॉसिबिलिटीज़ के अनुसार R यहाँ नहीं आएगा, R यहाँ नहीं आएगा। तो जो R के लिए जगह बचती है वो बचती है, R यहाँ आएगा और S हमारा यहाँ आ जाएगा। अब आगे कहा गया है कि R V के बिल्कुल बगल में नहीं है। T और Q अलग अलग बैठे हैं। T और Q अलग अलग बैठे हैं, किंतु पंक्ति के दोनों सिरों में उनमें से कोई नहीं बैठा। मतलब जो T Q है वे अलग अलग बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं। अगल बगल का मतलब है वो इकट्ठे बैठे हैं। T Q हमारे अगल बगल बैठे हैं, लेकिन वो पंक्ति के छोर पर नहीं बैठे। तो यहाँ पर देखिए T और Q यहाँ भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि T Q आए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ Q यहाँ पर T आए। तो यहाँ पर भी जगह बचती है T और Q के लिए, क्योंकि वे दोनों इकट्ठे आएंगे और वो पंक्ति के छोर पर नहीं आएंगे। तो ये हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि किंतु पंक्ति के सिरों में नहीं बैठे। T और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर बात कही गई है कि जो T है और X है उनके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर मान लीजिए T यहाँ पर है तो X यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि T और X के बीच में एक व्यक्ति बैठा है V। अगर हम T को यहाँ बैठा देंगे, अगर हम T को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बीच में एक व्यक्ति यहाँ आने से रहा, यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर B पहले बैठ चुका है। तो यहाँ पर हम T को हम यहीं मानकर चलेंगे, X हमारा यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि T और Q अगल बगल बैठे हैं, तो Q हमारा यहाँ आ जाएगा। तो एक व्यक्ति बचता है, वो है Y, वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। ऊपर वाली को देखते हैं। तो यहाँ कहा गया था कि T Q अगल बगल बैठे हैं और T और X के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगर मान लीजिए T यहाँ पर है, X यहाँ आएगा, और बीच में यहाँ कहा गया था कि T और Q अगल बगल बैठे हैं, तो Q हमारा यहाँ आएगा। लेकिन नीचे कहा गया है कि पंक्ति के सिरे में X नहीं है, X हमारा लास्ट में नहीं आएगा, पंक्ति के अंतिम छोर पर X नहीं आएगा, और जगह भी केवल यही बचती है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ गलत हो जाती है, ये वाली हमारी ठीक हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि बाएं से दूसरे और दाएं से पांचवें स्थान पर बैठे व्यक्तियों के बीच में कौन सा व्यक्ति है। कहा गया है कि बाएं से दूसरा मतलब पहला, दूसरा P। यहाँ कहा गया है कि दाएं से पांचवा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन दोनों के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है? S बैठा है। तो आंसर आपका D आ जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि किसी खास तरीके से P का संबंध Q से है, S का संबंध T से है, तो V का संबंध किससे होगा। इन्होंने कहा है कि P का संबंध Q से है। P का संबंध आप देख सकते हो Q से है, एक छोड़कर। आगे कहा गया है कि S का संबंध T से है, S का संबंध हमारा T से है। यहाँ पर भी एक व्यक्ति को छोड़ा गया है। तो V का संबंध किस प्रकार से होगा? V में भी एक व्यक्ति छोड़ेंगे, तो V का संबंध होगा Y से। तो V का संबंध है Y के साथ।
ये हो चुका सॉल्व। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि आर और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ कहा गया है कि जो आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। आर हमारा यहाँ है, टी हमारा यहाँ है, बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी एस क्यू। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति, आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी में वो व्यक्ति शामिल है जो पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं। दोनों सिरों का मतलब अंतिम छोर पर कौन कौन बैठा है, आर और वाई। तो ये है हमारा आंसर यहाँ पर, आर और वाई। आगे कहा गया है कि पी के संदर्भ में क्यू का कौन सा स्थान है। पी के संदर्भ में क्यू का कौन सा स्थान है। तो भाई ये मेरा दाहिना दूसरा है, दाईं ओर से दूसरा। तो ये है दाईं ओर से दूसरा, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एचपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़ा सा उसमें जो शब्दों का उपयोग किया होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का उपयोग किया होगा। बाकी क्वेश्चन आपका ठीक इसी तरह से पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया है सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के 4, 5 से 6 प्रकार हैं, तो उनमें से ये पहला प्रकार था। आज मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए, कल मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा जो एचपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना है। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आपने एक बार वीडियो को फिर से देखना है और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जितनी बार आप वीडियो को देखोगे उतने बार आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। अपने स्टडी ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को या फिर साथियों को जो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।